हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ इक्लेम्सिया को कैसे मैनेज करते हैं, इसके बारे में पूरी डिटेल से। तो आप मेरे साथ मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। ओके, अब देखते हैं कि इक्लेम्सिया का मतलब होता है, क्या होता है। इक्लेम्सिया मीन्स हाइपरटेंशन के साथ फीड्स पड़ना। ठीक है, तो इक्लेम्सिया का जो ड्रग ऑफ चॉइस होता है वो होता है मैग्नीशियम सल्फेट। और मेथड ऑफ चॉइस क्या है इसका, तो इसका मेथड ऑफ चॉइस है प्रिचार्ड्स रेजिम। ठीक है, इसमें आईएम और आईवी दोनों देते हैं। कभी कभी पहले क्वेश्चन आता था जुस्पान रेजिम पर भी, लेकिन अभी ये मेथड ऑफ चॉइस नहीं है, अभी प्रिचार्ड्स रेजिम ही हमारा मेथड ऑफ चॉइस है। ठीक है, तो ये प्रिचार्ड्स रेजिम आखिर होता क्या है। तो जैसे ही पेशेंट आती है और इसे इक्लेम्प्टिक फीट आ रहे होते हैं तो इसे हम 4 ग्राम आईवी देते हैं मैग्नीशियम सल्फेट डाइल्यूशन में, और साथ में देते हैं 10 ग्राम आईएम भी। और ये 10 ग्राम आईएम जो है ये 5 ग्राम इन ईच बटक देते हैं। ओके, तो 14 ग्राम जो ये टोटल हो गया 10 + 4, ये क्या हो गया, लोडिंग डोज हो गया कन्वर्जन को रोकने के लिए। तब भी अगर कन्वर्जन नहीं रुकता है तो फिर से ऐड कर दीजिए 2 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट, अगर ज़रूरी है रिलीफ देने के लिए, नहीं कन्वर्जन रुक रहा है तब। तो ये तरीका है पेशेंट का एक्यूट मैनेजमेंट करने का, और एक्यूट मैनेजमेंट करके कन्वर्जन को रोकने का। मैग्नीशियम सल्फेट क्या करता है कि ब्रेन का सप्रेशन करता है और उस थ्रेशोल्ड को बढ़ा देता है जिस पे कन्वर्जन होता है, ताकि कन्वर्जन ना हो। अब एक्यूट मैनेजमेंट के बाद में हम उस पेशेंट को क्या देते हैं, मेंटेनेंस डोज भी तो देते हैं ना, मीन्स फॉलोअप उसका करते हैं, फॉलोअप डोज। तो फॉलोअप डोज में हम पेशेंट को देते हैं 5 mg आईएम देते हैं 4 आवरली, 4 आवर के इंटरवल पे, 4 आवर के इंटरवल पे इंटू 24 आवर, मतलब 24 आवर में 4 घंटे के अंतर पे हम 5 mg आईएम ये जो होता है मैग्नीशियम सल्फेट इसको देते हैं। कब तक, तो आफ्टर डिलीवरी और लास्ट कन्वर्जन, मीन्स डिलीवरी के बाद तक या फिर लास्ट कन्वर्जन जो होगा उसके बाद तक। तो इससे आप क्या समझ रहे हैं, अभी तो पेशेंट कन्वर्जन लेके आई है ना, तो डिलीवरी यहाँ पे कहाँ से आ गया। तो सुनिए, हम जानते हैं कि पेशेंट का बीपी तो हाई था और उसको दौड़े पड़ते हैं, तो उसे मैग्नीशियम सल्फेट दे दिया है 14 ग्राम लोडिंग डोज आईएम और आईवी मिला के। तो कन्वर्जन तो स्टॉप हो गया, लेकिन फिर से कन्वर्जन तो पड़ सकता है ना। तो इसीलिए इस पेशेंट को 5 ग्राम आईएम का जो मेंटेनेंस डोज है वो देते रहते हैं, और ये हर 4 घंटे पे देना है। कब तक देना है, तो जब तक कि पेशेंट की डिलीवरी ना हो जाए, और डिलीवरी के बाद भी जो 24 आवर का टाइम होता है ना तब तक देना होता है। सपोज़ अगर हम डिलीवरी के बाद भी 24 आवर तक 4 घंटे पे के गैप पे इंजेक्शन दे रहे हैं मैग्नीशियम सल्फेट, लेकिन फिर क्या होता है ना कि जब लास्ट डिलीवरी के बाद का जो 24 आवर पूरा होने वाला होता है और अगर हम लास्ट शॉट लगाने जा रहे हैं इंजेक्शन, तभी पता चला कि अचानक से फिर से पेशेंट को कन्वर्जन का दौरा पड़ने लगता है। तब क्या करेंगे, तो हम फिर से जो है इंजेक्शन है उसको 24 आवर और बढ़ा देंगे, क्योंकि जो इंजेक्शन लगता है ना मैग्नीशियम सल्फेट तो उसका टाइम होता है कि तब तक देना है जब तक कि 24 आवर के टाइम में अगर कन्वर्जन नहीं है तो उसके बाद हम छोड़ सकते हैं। ओके, तो डिलीवरी के बाद भी 24 आवर ख़त्म होने चाहिए। अगर 24 आवर ख़त्म होने के बाद फिर से एक बार और कन्वर्जन आ रहा है तो फिर से हम 24 आवर तक उसको और कंटिन्यू करते हैं। मेंटेनेंस डोज देने के साथ साथ हम पेशेंट का नी जर्क भी यहाँ पे चेक करते रहते हैं। ठीक है, मॉनिटर नी जर्क इसलिए चेक करते हैं क्योंकि ये प्रेजेंट होना चाहिए। अगर नी जर्क प्रेजेंट नहीं होगा इसका मतलब ब्रेन जो है जो ज़्यादा सप्रेस हो रहा है, क्योंकि मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है ना वो मैक्सिमम ब्रेन सप्रेशन के साथ साथ नी जर्क भी कई बार उसमें अब्सेंट हो जाता है ज़्यादा देने पर। और रेस्पिरेटरी रेट भी इस टाइम में चेक करते रहते हैं, ये भी मोर देन 12 to 14 पर मिनट होने चाहिए। और यूरिन आउटपुट भी ये होना चाहिए मोर देन 100 ml पर 4 आवर, मीन्स 4 आवर में यूरिन आउटपुट जो है, जो बीच का 4 घंटा है एक इंजेक्शन के शॉट से दूसरे इंजेक्शन के शॉट का, तो इस बीच में 100 ml से ज़्यादा यूरिन पास होना चाहिए, क्योंकि 4 आवर में फिर से इंजेक्शन देना होता है। और ये सब अगर ठीक है तो हम उसे नेक्स्ट इंजेक्शन का ही शॉट, तभी उसका शॉट नेक्स्ट इंजेक्शन का लगाते हैं।
आप जानते हैं कि मैग्नीशियम सल्फेट का एक्सक्रीशन यूरिन आउटपुट से होता है। तो अगर यूरिन आउटपुट 100 ml से कम है 4 घंटे में, तो मतलब उसका मैग्नीशियम सल्फेट शरीर से बाहर निकला ही नहीं है। और वह अगर शरीर से बाहर नहीं निकला है तो जाहिर है कि ब्रेन को सप्रेस कर देगा और धीरे धीरे उस पेशेंट का बॉडी भी डिप्रेस होने लगेगा। मीन्स पेशेंट का रेस्पिरेशन, हार्ट रेट, ये सब क्या होगा, कम हो जाएगा। तो ये हमारा मैग्नीशियम सल्फेट जो है यह काम भी करना चाहिए और जल्दी से निकल भी जाना चाहिए। तो ये मैग्नीशियम सल्फेट तभी निकलेगा जब 4 घंटे का यूरिन आउटपुट हमारे पेशेंट का मोर देन 100 ml हो। अब देखते हैं कि MgSO4 का लेवल जो होता है वो कितना होता है, वो होना चाहिए 4 to 7 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अगर इतना है तो कन्वर्जन दबे रहते हैं, और अगर यह MgSO4 का लेवल बॉडी में इससे ज़्यादा हो गया, सपोज 8 to 10 हो गया, तो नीजर बंद होने लगता है। और अगर ये 10 से ऊपर हो जाएगा तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होने लगता है। और 14 to 15 हो गया तो रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो जाएगा। और 20 से एबव जाएगा, 20-25, तो कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। तो इसीलिए जो बॉडी में मैग्नीशियम सल्फेट का जो लेवल है वो 4 to 7 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा एक थेरेप्यूटिक लेवल है कन्वर्जन को कंट्रोल में रखने का। अब कन्वर्जन के केस में आपको डिलीवरी पर ध्यान देना है, क्योंकि कन्वर्जन का जो सबसे अच्छा मैनेजमेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट है, वो है डिलीवरी। डिलीवरी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इन द मैनेजमेंट ऑफ इक्लेम्शिया। कन्वर्जन और इक्लेम्शिया तो एक ही वर्ड हुआ। सपोज एक पेशेंट आपके पास आती है 28 वीक पर और उसका बीपी है 140/90, ओके। तो उसको मिथाइल डोपा या लेबेटालोल आप रिकमेंड करेंगे ताकि प्री इक्लैम्प्टिक टॉक्सीमिया ना हो, क्योंकि जब हाइपरटेंशन होता है तो उसके बाद तो प्री इक्लैम्प्टिक टॉक्सीमिया का ही स्टेज होता है ना। तो उससे बचाने के लिए उसको आप लेबेटालोल देंगे या फिर क्या बोलते हैं उसको, मिथाइल डोपा देंगे। फिर 2 वीक के बाद में पेशेंट आती है, 28 वीक पे आई थी, 2 वीक के बाद 30 वीक पे आती है और उसका बीपी हो जाता है अब की बार 150/100। मीन्स बीपी तो बढ़ गया मेडिसिन लेते हुए भी। यूरिन में भी प्रोटीन दिखेगा आपको, अगर 1+ या 2+ डिप्स्टिक आ रहा है तो पेशेंट तो प्री इक्लैम्प्टिक टॉक्सीमिया में जा रही है ना। तो तुरंत ही उसे आप एडमिट कर लो और आप अपनी मेडिसिन भी इंक्रीज़ कर दो। और फिर 32 से 33 वीक तक सपोज पेशेंट हॉस्पिटल में रहती है और सब कुछ ठीक ठाक रहता है, ठीक है। और 34th वीक में उसे फिर से कन्वर्जन का दौरा पड़ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले पेशेंट तो आई थी वो हाइपरटेंसिव थी, उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब पेशेंट विजिट की, जब आपने उसे एडमिट किया, उस टाइम में वो प्री इक्लैम्प्टिक टॉक्सीमिया में चली गई थी, लेकिन अभी उसे कन्वर्जन का दौरा पड़ा। मीन्स उसको इक्लैम्प्टिक फिट आ गए हैं, तो अब हो गया इसे इक्लैम्प्शिया। इसके बाद तो पेशेंट DIC में ही जा सकती है, इसके बाद तो दूसरा कोई स्टेज होता नहीं, DIC में जाएगी। मीन्स डिसएमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलोपैथी। तो सो you know that eclampsia is the worst stage of hypertension in pregnancy, ओके। तो आपको पता है कि इक्लेम्सिया हाइपरटेंशन की वजह से हुआ है और हाइपरटेंशन प्रेगनेंसी की वजह से हुआ है, इसलिए तो इसका नाम है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। तो टेक आउट प्रेगनेंसी एंड टेक आउट हाइपरटेंशन, ठीक है। इसलिए अगर 32 वीक पर भी इक्लेम्सिया है तो भी डिलीवरी करनी पड़ेगी, और यही इस केस में, इक्लेम्सिया के केस में, बेस्ट मैनेजमेंट है। After the delivery, 90% और more are normotensive within 1 week of delivery। मीन्स डिलीवरी के बाद within 1 week 90% या उससे ज़्यादा पेशेंट जो होता है वो नॉर्मोटेंसिव हो जाते हैं, ओके। मीन्स उसका जो ब्लड प्रेशर होता है हाई, वो नॉर्मल हो जाता है। तो अब आपको बता दूं कि मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो इक्लेम्सिया के कन्वर्जन को कम करता है, बीपी को नहीं। तो आपने तो इक्लेम्सिया को ही मैनेज किया ना, लेकिन उस टाइम में इक्लेम्सिया आया क्यों था, बीपी का लेवल बहुत ज़्यादा हाई होने की वजह से। तो आपको तो इस टाइम में बीपी भी मेंटेन करनी होगी ना, क्योंकि मैग्नीशियम सल्फेट जो है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग नहीं है। तो आपको बीपी मैनेज करने के लिए अलग से उसके साथ साथ मेडिसिन देना होगा। तो आपने कन्वर्जन को तो कंट्रोल कर लिया, और उसके बाद पेशेंट को बाकी रिससिटेशन जो होगा उसके मैनेजमेंट प्रोटोकॉल वो भी आपको मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। सपोज पेशेंट कन्वर्ज कर रहा है और उसे फिट्स आ गए, तो आपको पता है कि इक्लैम्प्टिक फिट्स में पेशेंट का टंग चौक हो जाएगा
और आप अपने ही सलाइवा में एस्पिरेट करके पेशेंट मर भी सकती है। तो जब पेशेंट कन्वल्स कर रहा होता है तो उसका सर पकड़ के साइड में घुमा दीजिए, ताकि जो टंग है ना वो साइड में लटक जाए और सिक्रीशन जो माउथ के सलाइवा का जो सिक्रीशन होता है वो बाहर निकल जाए। और फिर उसे MgSO4 मतलब मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है वो दे दें। और कभी कभी पेशेंट क्या होता है कि कन्वर्जन में दांत भी कटकटाता है, तो उसे क्लैटरिंग ऑफ टीथ कहते हैं। और कई बार दांत में क्लैटरिंग जब होता है तो उस टाइम में दांत में टंग जो होता है फंस के टंग बाइट होने का चांस होता है। तो एक ट्यूब होती है, सेलेस्टिक मटेरियल की ट्यूब होती है, वो डाल के टंग को आप दबा देंगे तो टंग दांत के बीच में फंसेगी नहीं, और जो एयरवे होगा उससे सांस भी चलती रहेगी। तो अब आप लेबेटिलॉल तो देंगे ना, हाइपरटेंशन को भी तो कम करना है, इक्लेम्प्टिक फीट को कम करने के साथ साथ। तो जी हाँ, मैग्नीशियम सल्फेट के साथ साथ अब देना होगा IV लेबेटिलॉल, मीन्स ऐड IV लेबेटिलॉल, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हाइपरटेंसिव इमरजेंसी इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के केस में जो हाइपरटेंसिव इमरजेंसी होता है, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी क्या होगा, तो इमरजेंसी तो इक्लेम्प्सिया ही होता है ना। तो इसमें जो ड्रग ऑफ चॉइस है हाइपरटेंशन के लिए वो हो गया हमारा लेबेटिलॉल। ओके, तो ये इंजेक्शन जो होता है ये 20 मिलीग्राम का इंजेक्शन होता है। इसे मोस्टली BP कंट्रोल हो जाता है, ठीक है। और अगर इससे काम नहीं बनेगा तो हम 20 mg लेबेटिलॉल फिर से देते हैं 10 मिनट के बाद। 20 mg तो देंगे, और अगर नहीं कंट्रोल होगा तो फिर से 10 mg देंगे हम 10 मिनट के बाद में, क्योंकि इंजेक्शन मोस्टली आप 10 मिनट के बाद दे सकते हैं। अगर इससे भी काम नहीं बनेगा तो फिर से आप दे सकते हैं 20 mg भी दे सकते हैं 10 मिनट के बाद में। फिर उससे भी काम नहीं बनेगा तो आप 40 mg दे सकते हैं फिर से 10 मिनट के बाद में। इससे भी अगर काम नहीं बन रहा तो फिर इससे आप 80 mg दे सकते हैं अगले 10 मिनट के बाद में। मतलब ये कब तक आप बढ़ा सकते हैं, 220 mg तक आप मैक्सिमम इसको बढ़ा सकते हैं। ओके, जब तक कि BP जो ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल ना हो। ओके, अब एक और ड्रग है इसकी जगह पे कि अगर BP इससे कंट्रोल हो जाता तो ठीक है, नहीं तो हमारे पास एक और ड्रग है जिसको बोलते हैं हाइड्रोलाजीन। तो ये भी IV हम देते हैं, इसका डोज होता है 5 to 10 mg IV दिया जाता है ये, ठीक है, BP कंट्रोल करने के लिए। ओके, एक और पॉइंट है गुडल्स एयरवे, जैसे इसी को बोलते हैं, इसको मैंने पहले आपको बता दिया है कि इसमें क्या होता है ना, प्रिवेंट्स टंग बाइट प्रिवेंट करने का जो मैकेनिज्म मैंने बताया कि माउथ को जो है वो साइड में टर्न कर दीजिए तो उससे टंग बाइट नहीं होगा और मत चौक नहीं करेगा। और टंग बाइट के लिए जो सेलेस्टिक मटेरियल का ट्यूब होता है वो माउथ में इंसर्ट कर दीजिए। मेंटेन ऑक्सीजनेशन एंड डू नॉट यूज माउथ गैग, मीन्स मुंह में अगर दांत जब वो हो रहा हो, क्लैटरिंग हो रही हो टीथ की, तो उस टाइम में माउथ मुंह में कपड़ा नहीं ठूंस दीजिए। तो कपड़ा डालने से वो उसको माउथ गैग बोलते हैं ना, तो उससे चौक कर जाएगा पेशेंट का गला और पेशेंट डेथ कर जाएगा। तो इसलिए माउथ गैग यूज़ नहीं करना है। क्या यूज़ करना है, सेलेस्टिक मटेरियल का जो ट्यूब होता है उसको यूज़ करना है। ओके, तो यही हो गया गुडल्स एयरवे, ठीक है। तो अभी हमने बात किया टोटल मैनेजमेंट ऑफ इक्लेम्प्सिया के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ लाइक करके जाइए और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, और प्लीज़ जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। ओके, थैंक यू।